हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभयदीप। मेरे यूट्यूब चैनल अभय ऑफिशियल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं खालिस्तान के बारे में। आप देख रहे होंगे कि अचानक से जस्टिन ट्रूडो जब यहां से कनाडा गए हैं, उसके बाद से खालिस्तान की मांग फिर से एक बार उठी हुई है और लगातार इसकी मांग तेज़ होती ही जा रही है। लगातार इसमें बहुत सारे एंगल्स जुड़ते जा रहे हैं। तो आज हम समझेंगे इसके बारे में कि खालिस्तान की मांग क्यों हो रही है और एक हिंदुस्तान या भारत में खालिस्तान क्यों। इसकी एक अपनी क्रोनोलॉजी है, इसकी एक हिस्ट्री भी है। एक टाइम लाइन के हिसाब से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, सिख का मतलब ये होता है कि डिसाइपल्स, इसका मतलब ही होता है शिष्य। इसकी शुरुआत सिखों के एक धर्म गुरु जी थे जिनका नाम गुरु नानक जी था। इन्होंने इसकी शुरुआत की सबसे पहले। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने एक समता मूलक धार्मिक समुदाय बनाने का प्रयास किया या जन्म देने का प्रयास किया। उसी समय से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसमें होता क्या है कि सिख को दो सेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक संगत और एक पंगत। पंगत से ही एक सेंस निकल के आता है जो कम्युनिटी में स्प्रेड होता है, जिसका नाम होता है सेंस ऑफ कम्युनिटी। यहाँ पे सेंस ऑफ कम्युनिटी का एक विचार जो है, आइडियोलॉजी है, जो स्प्रेड होता है इनके प्रयासों के फलस्वरूप। इसके बाद इनकी मृत्यु होती है और इनके पद पर कोई और आता है। ऐसे कर कर के जो सिखों के पांचवें धर्म गुरु थे, गुरु अर्जन सिंह, इन्होंने भी इसी कम्युनिटी को, इसी सेंस को स्प्रेड करने की बात की और प्रयास किया। इसी बीच में उसमें जहांगीर का शासन होता है देश में। जहांगीर क्या करता है कि एक बेसलेस टॉपिक पर इनसे बात कर रहा होता है और उसी के दौरान इनकी मृत्यु कर देता है, हत्या करवा देता है, इनको जान से मार डालता है। फिर भी ये सिलसिला रुकता नहीं है। इसके बाद सिखों के नौवें जो गुरु थे, जो गुरु तेग बहादुर, ये आए और इन्होंने क्या किया कि ये अपने काल के दौरान कश्मीर में जबरन एक जो हिंदू के लोग थे, उनको जबरन इस्लाम में परिवर्तित कराने की बात की जा रही थी और करवाया जा रहा था। उस टाइम पे गुरु तेग बहादुर ने इसका विरोध किया। तब इसके विरोध के फलस्वरूप इनको भी ऐसे ही जान जान ले ली जाती है और हत्या करवा दी जाती है। अब देखते हैं कि उसके बाद इन्होंने लगातार यहाँ प्रोटेस्ट सिखों के शुरू हो जाते हैं, जो कि इस्लामिक प्रवृत्तियाँ भारत में बढ़ रही थी और इस्लामिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी। इवन हिंदुओं को जबरन इस्लाम धर्म में प्रवृत्ति कराई जा रही थी। उसके विरोध प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे। तो आप यहाँ पे एक क्रोनोलॉजी को देख रहे होंगे कि जहाँ पे एक सेंस ऑफ कम्युनिटी चल रहा था गुरु नानक जी के टाइम पे, गुरु अर्जन सिंह के भी टाइम पे, अब यहाँ पे सिख एज ए प्रोटेस्टेंट हो गया। यानी एक जर्नी इन्होंने कंप्लीट किया सिख कम्युनिटी, सेंस ऑफ कम्युनिटी से लेके प्रोटेस्टेंट की तरफ। इसके बाद एक टाइमलाइन आता है 1699 का, जब ये खालसा पंथ का निर्माण होता है। उस समय सिखों के 10वें गुरु गुरु नानक जी, इन्होंने सिखों के एक मिलिटेंट स्वभाव को देखते हुए खालसा पंथ का निर्माण कर देते हैं। इसमें जितने भी मिलिटेंट्स हैं वो सारे आ जाते हैं सिखों के। इसके बाद आप 1699 का समय, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके बाद अंग्रेज भी भारत में आ चुके हैं। ब्रिटिशर्स की एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ गई है। तो ब्रिटिशर्स ने भी इसका फ़ायदा उठाने का प्रयास किया। उन्होंने देखा कि सिखों में एक मिलिटेंट स्वभाव जो नर्चरिंग हो रही है या मिलिटेंट सिख होते जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग इसका बेनिफिट लिया जाए अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए। उन्होंने क्या किया कि सिखों को एज ए मिलिटेंट मान के और सिख और गोरखा रेजिमेंट बनाया। उन्होंने गोरखा रेजिमेंट क्यों बनाया, ये भी समझने वाली बात है। जब सिख थे तो उन्होंने गोरखा को क्यों मिलाया? क्योंकि उनको पता था कि सिख अपने आप में मिलिटेंट हैं। जब हमारे लिए लड़ सकते हैं तो हो सकता है हमारे खिलाफ भी लड़ जाएं। तो एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा था। इसके लिए उन्होंने गोरखा को मिला के एक सिख और गोरखा रेजिमेंट बनाया। और 1857 में जो रिवोल्ट होता है, उसको इसी गोरखा और सिख के रेजिमेंट के दम पर उसको दबाने का प्रयास किया गया। हालांकि सिखों ने बढ़ चढ़कर इसमें अपना रोल प्ले किया। इसके बाद ब्रिटिशर्स को ये लगा कि सिख वाकई भरोसेमंद हैं और लड़ाके भी हैं। इसको देखते हुए अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने एक अलग से ही सिख रेजिमेंट बना दिया। अब इसका बेनिफिट ब्रिटिशर्स को मिल रहा था। अच्छा, दूसरी बात वो ये चाहते थे कि सिख जो धर्म था वो हिंदू धर्म से काफ़ी कोरिलेट करता है। तो उनको ये बराबर डर था कि कहीं ना कहीं ये जाके और हिंदू धर्म में मिल ना जाए, जो कि उस समय जो हिंदू थे वो ब्रिटिशर्स के काफ़ी खिलाफ थे। कई प्रोटेस्ट चल रहे थे, कई देश में मूवमेंट चल रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने सिख को एक अलग आइडेंटिटी देने का प्रयास शुरू कर दिया। 1868 में, चूँकि आप देख रहे होंगे कि अंग्रेज़ जब थे यहाँ पे, वो जाति आधारित जनगणना टाइम टू टाइम कराते रहते थे। 1868 में सबसे पहले जाति आधारित जनगणना अंग्रेज़ों ने कराया और पंजाबियों को 2% पॉपुलेशन के बेस पे एक अलग से सेपरेट आइडेंटिटी देने के प्रयास किया। और उन्होंने इसमें दे भी दिया और इसमें उनको काफ़ी सफलता भी मिली। इससे पंजाब के लोग काफ़ी खुश हुए। और इसी चीज़ को, अब ये टाइम है 1868 का, 1873 में जब आप देखेंगे, उस टाइम पे क्या हुआ कि सिख सभा की स्थापना की जाती है। और सिख सभा की स्थापना के उद्देश्य दो ही थे। एक सिखों के बीच में एजुकेशन को स्प्रेड करना,
एजुकेट करना उनको, और दूसरा अपने धर्म के प्रति एक निष्ठा को और प्रबल और मजबूत बनाना। सिखों के प्रति एक ऐसा भाव पैदा करना कि हम एक अलग आइडेंटिटी वाले लोग हैं, एक अलग हमारी सभ्यता, एक अलग हमारी पहचान है, ऐसा फील कराने के लिए 1873 में उस समय सिख सभा की स्थापना की जाती है। इसको अब आप 1873 में आप देखेंगे, फिर 1973 में 100 साल बाद एक और क्रोनोलॉजी जुड़ेगा जो हम आगे आपको लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप समझिए 1873 के बाद 1909 आता है, जब इस समय ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम को, मोहम्मडन को हमारे यहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये था कि मुस्लिम समाज या मोहम्मडन ये समझें कि उनका एक अलग धर्म है, उनके धर्म से कोई कैंडिडेट होगा और वही उनको वोट कर सकते हैं। यानी धीरे धीरे वो अपना ही एक अलग ऑटोनोमस बॉडी की तरह व्यवहार करेंगे और राज्य अलग एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निर्माण करना शुरू कर देंगे और उसकी मांग करेंगे, जो कि 1947 में आपने देखा भी होगा। और ये देखा भी होगा क्या, ये देखा ही है, पाकिस्तान एक अलग मुल्क के रूप में उभर के आया। खैर, तब उस समय सिखों को ये लगने लगा कि हम जो 2% हैं हमारे पास, जो जनगणना हमारी हुई थी, हम भी एक अलग इलेक्टोरेट की डिमांड कर सकते हैं, हमें भी एक सिख राष्ट्र मिलनी चाहिए। एक ऐसी भावना उनके अंदर धीरे धीरे आती गई। ठीक है, इसको मजबूती कब मिली, जब 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है। उस समय हमें भारत के मुसलमानों की ज़रूरत होती है, समर्थन का ज़रूरत होता है। उस समय लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने इनको एक मान्यता दे दी सेपरेट इलेक्टोरेट का। 1909 में अंग्रेजों ने दिया और अब देश के भीतर कांग्रेसों ने भी इनकी समर्थन कर दिया। इस चीज़ को देखते हुए सिखों के मन में हुआ कि हमें क्यों नहीं, हमें भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता। तो इस बात को लेकर वो काफ़ी नाराज़ थे और काफ़ी रोष भी थे। इसके बाद वो पहुंचते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड में 1919 में, जब वहाँ पे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड यहाँ पे शासन कर रहे होते हैं। उनके पास अपनी अर्जी लगाई और उस समय ब्रिटिशर्स ने इनको 1919 में 19% सिखों को अलग अब सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कर दी। यानी सबसे पहली बार, अब आप यहाँ से देख रहे होंगे कि कैसे धीरे धीरे अंग्रेज हिंदुओं से या भारत से फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इनकी पॉलिसी रही है फूट डालो और राज करो। अब सवाल है, ये 1919 का टाइम है। अब इसी बीच में टाइम आता है 1920 का, एक अकाली मूवमेंट देश में शुरू होता है, अकाली आंदोलन शुरू होता है। वो भी आंदोलन किस चीज़ के लिए होता है, भारत को आज़ाद कराने के पर्पज़ से ही होता है, अंग्रेज़ों के चंगुल से भारत को निकालने के लिए अकाली मूवमेंट चल रहा होता है। ये क्यों हमने बोला, अकाली मूवमेंट का सेंस ये है कि यही अकाली मूवमेंट आगे चल के और आपको देखने को मिलेगा खालिस्तान का निर्माण में कैसे सहायक बनता है और कैसे बाधा भी बनता है। 1922 के बाद 1920 के बाद एक टाइम आता है 1937 का, जब अंग्रेज़ों को ये भारत में लग रहा हुआ कि वो अब ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे, उनका रहना मुश्किल है, और वर्ल्ड वार 2 भी शुरू होने वाला था, इंटरनेशनल प्रेशर भी क्रिएट हो रहा था। तब इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अब कर पाएंगे नहीं तो क्यों ना हम एक अलग से कुछ ऐसी काम किया जाए जिससे कि भारत को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। इसी पर्पज़ से इसी टाइम में आप देखेंगे कि 23 मार्च 1940 का समय आता है, जब लाहौर प्रस्ताव आता है और लाहौर प्रस्ताव में पहली बार डिमांड होता है पृथक प्रांत का, और पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि एक अलग राष्ट्र बनाया जाए। तो 1940 में जब ये प्रस्ताव आता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो भयभीत होने वाली कम्युनिटी थी वो सिख थी। उनको ये लगने लगा कि मुसलमान एक अलग राष्ट्र बन जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, हिंदुस्तान एक अलग मुल्क रह जाएगा, तो हम जो बीच में रहेंगे हमें क्यों नहीं एक अलग राष्ट्र दिया जाए। फिर से वही विचारधारा यहाँ पे चलती आ रही है, वही विचारधारा चल रही है। इसके बाद मेन 1940 में जो सिखों के एक लीडर्स थे, उनका नाम था BS भट्टी। डॉक्टर BS भट्टी ने इस मुहिम को और तेज़ किया और सबसे पहली बार उन्होंने खालिस्तान प्रस्ताव रखा और खालिस्तान जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद इसी को आगे बढ़ाते हुए मास्टर तारा सिंह थे। मास्टर तारा सिंह इन्हीं के लीडर थे। उन्होंने भी इस चीज़ को आगे बढ़ाया और उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान एक मुल्क के रूप में अगर आता है तो हमारे रक्त पर ये पाकिस्तान बनेगा, हम विभाजन नहीं होने देंगे। अब इसका क्या था, इसका मीनिंग ये था कि भारत सरकार पर साइकोलॉजिकल एक प्रेशर क्रिएट किया जाए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1947 में आपने देखा काफ़ी दंगे हुए, पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना। उसके बाद 1947 के बाद आता है 1953, जब हमारे पास क्या होता है कि अलग अलग राज्य हमारे पास थे, कई राज्य के अलग अलग स्टेटस थे, जैसा कि आप हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर वगैरह आप देख रहे हैं, रियायतें थी। तो उनको भारत में मिला के एकजुट करना था। इसी को लेके एक बड़ा चल रही थी, बहुत अजीब कंडीशन चल रही थी कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए। तो 1953 में आपने देखा होगा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया जाता है कि राज्यों को पुनर्गठन का आधार क्या हो। इसमें भी कई सारे आंदोलन, कई सारे खून खराबे देश में हो रहे होते हैं, दंगे बवाल हो रहे होते हैं कि हमें इस राज्य पर मान्यता दे दे, हमें इस आधार पर राज्य की मान्यता दे दिया जाए। करते करते 1966 में
पंजाब को अलग से ट्राइफर्केट किया गया, लैंग्वेज के आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया। जो दो जो जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट थे, जिसमें कि वो हरियाणा था और हिमाचल प्रदेश था, जबकि पंजाबी स्पीकिंग स्टेट को पंजाब के रूप में दर्जा दे दिया गया। अब सवाल ये है कि यहाँ पे तो बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी। जब पंजाब को एक अलग स्टेट का दर्जा मिल गया, लैंग्वेज के आधार पर भी डिवाइड कर दिया गया, ट्राइफर्केट कर दिया गया, फिर तो ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स होता है। क्योंकि आपको याद होगा, जब मैंने पिछली बार बताया कि 1920 में अकाली मूवमेंट शुरू हुआ था, तो अब अकाली मूवमेंट जो था आज़ादी के बाद अकाली दल के रूप में उभर गया था। और ये अकाली दल अब अपने आप को अब धीरे धीरे वीकेंड पड़ने चला गया था, कमज़ोर होता चला गया था। अपने आप को फिर से मजबूत करने के लिए उसने पॉलिटिकली कंसोलिडेट करने की कोशिश की और सोचा कि अगर हमारी अहमियत तब तक बनी रहेगी जब हम पंजाब के लगातार मांग को उठाते रहेंगे और पंजाबियों का सेंटिमेंट्स हमें मिलता रहेगा। सिखों के सेंटिमेंट्स को गेन करने के लिए उन्होंने फिर से एक प्रोपेगेंडा शुरू किया। उस प्रोपेगेंडा में क्या किया उन्होंने कि सबसे पहले अकाली दल ने अपना एक आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया और उसमें उन्होंने बताया कि पंजाब का एक अलग संविधान हो, पंजाब के पास रक्षा, संचार, विदेशी नीति और करेंसी और तमाम ऐसे मुद्दे छोड़ के सब पंजाबियों को अधिकार मिले। इससे पंजाबी सेंटिमेंट्स काफ़ी गेन हुआ। तो इसी चीज़ को देख रहे थे कांग्रेस का जनाधार वहाँ काफ़ी कम होते जा रहा था। कांग्रेस ने एक ज्ञानी जैल सिंह को वहाँ पे सीएम बना दिया, आपने अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो। और ज्ञानी जैल सिंह ने पंजाबियों को सेंटिमेंट्स को गेन करने के लिए उन्होंने पंजाब में रोड का निर्माण जो सिखों के धर्मगुरु थे उनके नाम पर करना शुरू कर दिया, पंजाबी गुरुद्वारों को संरक्षण देना शुरू कर दिया, फंडिंग देना शुरू कर दिया। इसका बेनिफिट निश्चित रूप से कांग्रेस को मिला। लेकिन इधर अकाली दल शुरू हो रहा था और इधर कांग्रेस शुरू हो रहा था। दोनों पैरेलली देखिए पॉलिटिकली फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के लिए कि हमारा वर्चस्व ज़्यादा हो तो हमारा वर्चस्व ज़्यादा हो। इसी बीच में कांग्रेस को ये लगने लगा कि हमें पंजाब के सिखों के अलावा पंजाब के हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को भी गेन करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पंजाबी सेंटिमेंट्स के लिए हिंदू के सेंटिमेंट्स को भी गेन किया जाए। इन्होंने दूसरा तरीका अप्लाई किया। ऐसा माना जाता है कि इंदिरा गांधी जी के जो बेटे थे संजय गांधी, उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को प्रमोट करना शुरू किया। और एक व्यक्ति थे जर्नैल सिंह भिंडरावाले, जर्नैल सिंह भिंडरावाले को उन्होंने प्रमोट किया काफ़ी। और इसके लिए प्रमोट किया कि आप जो है हिंदुओं पर अत्याचार करो और उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण दो और उनको सताओ, ताकि उनको ये फील होगा कि हिंदू हमारी रक्षा कोई नहीं कर रहा है, तो फिर हम उनको एक रक्षक के रूप में हम आएंगे वहाँ पे। तो एक वहाँ से हिंदुओं का सेंटिमेंट्स हम गेन कर लेंगे। और लगातार पंजाब के लिए उकसाओ, सिखों की बात करो आप। तो जर्नैल सिंह से उससे हुआ क्या कि आप सिखों के सेंटिमेंट्स को भी गेन कर लेंगे, तो पंजाब में कांग्रेस वहाँ पे बढ़त हासिल कर लेगी। इसी मंसूबे के लिए, इसी मनसे को कंप्लीट करने के लिए जर्नैल सिंह भिंडरावाले की उत्पत्ति होती है। लेकिन जर्नैल सिंह भिंडरावाले जो है उनकी इतनी करिश्मेटिक पर्सनैलिटीज़ होती है, इसके दम पे उन्होंने क्या करता है कि यूथों को गैल्वेनाइज करना शुरू कर दिया। और उनको ये लगने लगा कि कांग्रेस के साथ अगर हम रहेंगे तो हमारा एक वर्चस्व जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और 1980 के दशक में आप देखेंगे कि उन्होंने अकाली दल के साथ एक समर्थन हासिल कर लिया, एक हस्ताक्षर साइन कर लिया और उन्होंने एक मोर्चा बनाया, एक संगठन बनाया। और उसके बाद वो अकाली दल के साथ हो गए, यानी कांग्रेस वहाँ से बैकफुट पर आ गई। फिर कांग्रेस को ये लगने लगा कि अब भिंडरावाले और अकाली दल का जो वो है कोलिशन है, वो हमारे देश के लिए खतरा है, ये ठीक नहीं है। उसके बाद में कांग्रेस ने क्या किया कि कर्टेल करना शुरू कर दिया जर्नैल सिंह भिंडरावाले को। देखते ही देखते भिंडरावाले ने जो सिखों का पवित्र स्थल है गोल्डन टेम्पल, वहाँ पे उन्होंने अपना अड्डा जमा लिया और वहाँ पे बहुत ही हथियारबंद लोग थे और वहाँ से ही अपने शासन चलाने की शुरुआत कर दी थी। तब ये उस समय इंदिरा गांधी को ये लगने लगा था कि अब ये देश का खतरा बन गया है, ये सिर्फ पंजाब का पॉलिटिक्स नहीं बल्कि देश का खतरा हो गया। इस चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया कि आर्मी को भेजा वहाँ पे। और आप जैसा कि जानते हैं कि ब्लू स्टार चलाया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया जर्नैल सिंह भिंडरावाले को ख़त्म करने के लिए और इस संगठन को ख़त्म करने के लिए। अब आप देख रहे होंगे कि तब मैडम को इतना ध्यान नहीं था कि आखिर ये मोमेंट या ये जो ऑपरेशन था कितना लंबा चलेगा। ये काफ़ी लंबा चल गया और इसमें काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई। काफ़ी कैजुअलिटीज़ को देखते हुए ये पंजाबी आज भी इस बात को पचा नहीं पाते कि हमारे पवित्र स्थल पर उस समय आर्मी को भारी मात्रा में टैंक और एयर सपोर्ट लेना पड़ा था भिंडरावाले को मारने के लिए। इतना ज़्यादा भारी मात्रा में कैजुअलिटीज़, ऐसा रिकॉर्ड में माना जाता है कि 8000 सिख मारे गए थे उस टाइम पे। तो सोचिए कि इस बात को, और जर्नैल सिंह भिंडरावाले का स्पीच भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था पंजाब में। तो ये एक सेंटिमेंट्स क्रिएट हो गया कि कांग्रेस की सरकार, मतलब भारत की सरकार हमारे लिए ठीक काम नहीं कर रही है। उसके बाद आप देखे होंगे कि ब्लू स्टार ख़त्म हुआ। उसके बाद 31 अक्टूबर को
मैडम जो इंदिरा गांधी थी उनके बॉडीगार्ड से ही उनकी हत्या करवा दी जाती है, एक असैसिनेशन करा दिया जाता है और साफ बोला जाता है कि हम लोग भिंडरावाले का बदला ले रहे हैं। तभी से ये चीज़ें स्प्रेड होती आ रही हैं, खालिस्तान की अलग मांग होती जा रही है। उसके बाद अन्य पॉलिटिकल पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए टाइम टू टाइम इस पर हवा देते रहे हैं। और इसको बढ़ाने के लिए क्या किया गया कि मेन क्लिप का इस्तेमाल किया जाता है, उस टाइम का जो भिंडरावाले का क्लिप था और उसके बाद जो आर्मी डिप्लॉय हुआ था, जो कैजुअलिटीज़ हुआ था, उसी को बेस बना के और सिखों को, पंजाबियों के सेंटिमेंट्स को गेन किया जाता है और एक सिविल वार जैसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि भारत से जो सिख हैं या पंजाब है वो अलग हो जाए। यही नहीं, ये तो देश के भीतर था, देश के बाहर भी आप देखेंगे कि कई कई लेवल पे इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं और फैलाए जा रहे हैं। जैसे अगर आप माने तो आप इस समय सोच रहे होंगे कि भारत का हितैषी अमेरिका है। आपने G20 समिट में देखा कि बहुत भारी मात्रा में हमने कोल्ड रिसेप्शन मिला ट्रूडो को, एक तरह से बेइज्जती हुई, इंसल्ट की गई। और उसमें आपने देखा कि बाइडेन बहुत ही गर्मजोशी से हाथ मिला रहे थे, वार्म वेलकम की जा रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, अमेरिका हमेशा से ही इस चीज़ को बढ़ावा देता आ रहा है खालिस्तानियों को। उनकी जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, वो हमेशा क्या करती है कि जब भी कोई ऐसा डील होता है, डिफेंस डील, हम या तो रशिया से करें तब या फ्रांस से करें तब, ऐसे चीज़ को हवा देती है। हवा कैसे देती है कि एक गुप्तवंत सिंह पन्नू नाम का एक व्यक्ति है जो कि एक संगठन चलाता है अमेरिका में, वो सिख फॉर जस्टिस के नाम से, उसको फंडिंग ही CIA करती है। और वो किस लिए करती है? वो भारत के खिलाफ करती है। आपने देखा होगा कि 18-19 का टाइम है, 2018 और 19, जब एक डील होता है रशिया से हमारा S-400, आपको याद होगा। उस टाइम पे हम एक मिसाइल सिस्टम डील कर रहे होते हैं और उसके पहले हम पैट्रियोट नाम का मिसाइल सिस्टम जो अमेरिका का था, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट करने का आधार ये था कि वो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड था और बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। उसके जब हम S-400 को डील करते हैं, तब से आपने देखा होगा कि सिख फॉर जस्टिस जो पन्नू था वो एक्टिव हो जाता है और उसके बाद एक्टिव इतने हाई लेवल पे होता है कि वो भारत में, पंजाब में खास तौर से अलग से एक रेफरेंडम कराने की बात करता है। कहता है कि पंजाबियों से जनमत संग्रह करा लिया जाए और वो अगर वो बोल देते हैं सिख कि हम भारत के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो एक अलग मुल्क दे दिया जाए उनको। सोचिए, जो हमारे संविधान का हिस्सा ही नहीं है और वो अमेरिका की धरती से ऐसा हो रहा है, ये बड़े शर्मनाक बात है। भारत जबकि कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो कहा जाता है कि भारत एक राज्यों का संघ है, समूह नहीं है, यानी इसको अलग होने का अधिकार नहीं है। जबकि अमेरिका एक समूह है, उसके राज्य अलग हो सकते हैं। वहाँ से वो प्रोपेगेंडा चला रहा है जो कि संविधान में है ही नहीं। तो सोचिए कि, और ये क्या हो रहा है इसका मतलब, यानी डिसइंफॉर्मेट करके एक साइकोलॉजिकल वारफेयर चलाने की कोशिश की जा रही है अमेरिका के थ्रू। और इस प्रकार से अमेरिका हमेशा से ही है। अंग्रेजों की नीति रही है कि फूट डालो राज करो, अमेरिका की नीति रही है तबाह करो और एंजॉय करो, ये उनकी पॉलिसी का पार्ट रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि ब्रिटेन में भी, लंदन जो है इसका एपिसेंटर बना हुआ है, लंदन में भी कई ऐसे लोग हैं जो इसको हवा देते रहते हैं, आए दिन समर्थन देते रहते हैं। इसमें जर्मनी भी पीछे नहीं है। आप सोच रहे हो जर्मनी भी पीछे नहीं है कि जर्मनी क्या करता है कि जर्मनी में बहुत सारे टेक्निकल टेक सेवी लोग कम हैं, प्रोफेशनल लोग कम हैं, तो इंडिया से इंडियंस मैनेजर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स को हायर करता है और वहाँ से भी इस प्रोपेगेंडा को चलाने का प्रयास करता है। आपने 3 मुल्क देखा, 3 कंट्री देखा जो कि क्या करते हैं, वो टाइम टू टाइम सपोर्ट करते हैं। आपको पता नहीं होगा, ये इंटरनली सपोर्ट करते हैं। मैं लेकिन 2 कंट्री का और नाम लूँगा जो कि सपोर्ट के साथ साथ एक्सपोज हो जाता है। इन्हीं के थ्रू हम इन लोगों को भी एक्सपोज किए कि आखिर कैसे समझा जाए कि ये लोग कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान और जैसे कनाडा, ये दोनों कंट्री इस खुलेआम सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट तो करते ही हैं, साथ साथ में एक्सपोज भी करते हैं। ये बताते हैं कि बाकी अदर कंट्रीज़ कैसे खालिस्तानी को हवा दे रही है। फ्रेंड्स, हम इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। आप कनाडा और पाकिस्तान के बारे में समझ रहे होंगे, तो इसके बारे में भी हम डिटेल्स में बात करेंगे कि कैसे इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भारत को परेशान करने के लिए, तोड़ने के लिए, और ये सब चीज़ें हालांकि हम इसको डिटेल्स में कभी बाद में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।